2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को तय किए। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव, रिपेयर और ऑपरेशन का भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा। यहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO सुविधा बनेगी, जो देश विदेश के विमानों को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट की नींव रख दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में पहुंचे पीएम मोदी ने पहले यहां पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद उनका स्वागत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। उनके पहुंचने के साथ ही मंत्रोच्चार शुरू हो गया। पीएम के आने से पहले कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस एयरपोर्ट के बनने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ने का स्वाद अब पूरी दुनिया चखेगी। उन्होंने उन किसानों का आभार भी जताया जिन्होंने इस एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन दी। साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यहां के किसानों ने कभी गन्ने की मिठास बढ़ाने का काम किया था, लेकिन कुछ लोगों ने गन्ने की मिठास को कड़वाहट में बदल दिया। ये वही लोग थे जो आज जिन्ना के अनुयायी बने हुए हैं, जिन्हें यहां की जनता सबक सिखाने को तैयार है। इस दौरान लाखों की तादाद में लोग मौजूद रहे। मंच पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन में कहा कि यहां के युवाओं की आंखों में उनका सपना पूरा होने की चमक दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने यहां के उत्थान का जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। जो जिम्मेदारी यूपी के सीएम और केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय को दी गई थी वो भी आज पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी की ही मंशा थी कि जेवर में ही एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। पीएम मोदी का ही ये सपना था जिसके तहत यहां पर हजारों करोड़ का निवेश किया जा रहा है। आने वाले समय में यहां पर तेजी से प्रगति होगी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। चलो यहाँ पर तरीके से करेंगे। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not dad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार
और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर पूर्वी भारत को सशक्त बनाने पर भारतीय वाणिज्य मंडल में अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि जब तक पूर्वोत्तर को भारत के समान नहीं कर सकते, पूर्वोत्तर का विकास संभव नहीं है। 2014 से हमने पूर्वोत्तर के विकास को बढ़ाने का प्रयास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 7 साल में पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया। मैं दावे से कह सकता हूं कि 2024 तक पूर्वोत्तर की सभी राजधानियां एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगी। 8 में से 7 राज्य रेल मार्ग से जुड़े होंगे। कई राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का भी काम किया गया है। अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश के साथ भूमि का समझौता करके पूर्वोत्तर का क्षेत्र बांग्लादेश के बंदरगाह से 2 साल के अंदर ही जुड़ जाएगा और बहुत बड़ा रास्ता दुनिया में जाने के लिए पूर्वोत्तर में उद्योग लगाने वालों के लिए खुल जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वालपू में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी सहित अन्य पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 साल तक कांग्रेस ने जो सरकारें चलाई उसमें लोगों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मजबूत करने का काम देश में और गोवा में हुआ है। उन्होंने कहा कि गोवा की संस्कृति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को चरितार्थ करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इसी रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रही है। मित्रों, जब हम देश की बात करते हैं, 70 साल जो कांग्रेस ने सरकार चलाई वो कैसी सरकार थी? वो सरकार ऐसी थी कि लोगों को उन्हीं के हाथ पर छोड़ दो और चुनाव के समय वायदे करो और चुनाव के प्रलोभन में लोगों से वोट ले लो और वोट लेने के खातिर अगर कुछ उस समय कुछ देना पड़े तो दे भी दो, बाद में छुट्टी पाओ। तुम कौन, हम हैं हम, तुम रहो जहां हो। ये थी कांग्रेस की। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा और महिला सशक्तिकरण, व्यक्ति का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, जो व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उसको मजबूती करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में और गोवा में भी हुआ। इस बात का हमको ध्यान रखना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या लगातार विवादों में बनी हुई है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने खुर्शीद को राहत देते हुए किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अगर लोग इतना संवेदनशील महसूस कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। किसी ने उन्हें इसे पढ़ने के लिए नहीं कहा है। दरअसल इस किताब में सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हरम जैसे कट्टरपंथी समूह से की थी, जिसके बाद से इस पर आपत्ति जताई जा रही थी। इसी बीच दिल्ली के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सलमान खुर्शीद की किताब के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठनों से की गई है, जिससे देश के करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत हुई है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर लोग इतना संवेदनशील महसूस कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। किसी ने उन्हें इसे पढ़ने के लिए नहीं कहा है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि आप आंखें बंद कर सकते थे और इसे नहीं पढ़ सकते थे। मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा नीतियों के खिलाफ सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कार्यकर्ता पहले सीएम आवास की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचे, जहां पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग लगाई हुई थी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए
लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि सिर्फ झंडे, बैनर, पोस्टर और नारे लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाओ। कमलनाथ ने यह भी कहा कि आप देश का भविष्य हैं। अगर आपका जोश बरकरार रहा तो अगले 2 साल बाद राज्य में कांग्रेस का झंडा लहराने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बता दें कि गुरुवार को हजारों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देने और नई शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा दिए जाने के खिलाफ सीएम आवास का घेराव करने के लिए छात्रों का ग्रुप पहुंचा। इस घेराव में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के संगठन, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। कर्नाटक के धारवाड़ में फुल्ली वैक्सीनेटेड 66 मेडिकल कॉलेज के छात्र दोबारा कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद 2 हॉस्टल को सील कर दिया है। इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए धारवाड़ के डिप्टी कमिश्नर नितेश पाटिल ने कहा कि संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्रों ने हाल ही में कॉलेज में हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। जितने भी छात्र संक्रमित हुए हैं वे सभी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। वहीं कॉलेज में दाखिला लेने वाले ज्यादातर छात्र दूसरे राज्यों के हैं। एहतियात के तौर पर एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल के 2 हॉस्टल को सील कर दिया है। आगे की जांच की जा रही है। पुलिस ने परिसर की घेराबंदी कर दी है। अस्पताल के कर्मचारियों के अलावा स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं उपायुक्त ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। नीट 2021 काउंसलिंग मामले में जानकारी सामने आई है। ये नीट काउंसलिंग 2021 का इंतजार कर रहे लाखों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को थोड़ी राहत देने वाली खबर है। केंद्र सरकार ने नीट 2021 काउंसलिंग में आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण के लिए तय मानदंड पर दोबारा विचार करने की सहमति जताई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस 4 सप्ताह के अंदर इस मामले में नया निर्णय ले लिया जाएगा। घाटी में आतंक पर प्रहार के लिए अभियान जारी है, तो वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की साजिश के मामले में चल रही जांच के दौरान घाटी के कई स्थानों पर तलाशी ली। दरअसल एजेंसी पिछले कई समय से घाटी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा फैलाने वाले आतंकी संगठनों को रोकने और टारगेट किलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चला रही है। टारगेट किलिंग के बाद घाटी के कई जिलों में आतंकी गतिविधि के खिलाफ अभियान तेज है। लगातार तलाशी की जा रही है और छापेमारी भी हो रही है। इससे पहले भी एनआईए ने यहां के 6 जिलों में कई आतंकी ठिकानों की तलाशी ली थी। इस तलाशी के दौरान आतंकवादी संगठनों के 98 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अभियान के दौरान श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग और बारामूला जिले के तकरीबन 10 जगह पर छापेमारी की गई थी। तो वहीं अब श्रीनगर में 30 से ज्यादा जगह पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।